तो महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल पर जमकर प्रहार किया और कहा कि मोदी जब तक जिंदा है ये धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा। कांग्रेस इन दिनों बीजेपी पर तीसरी बार सत्ता मिलने पर संविधान बदलने की आशंका व्यक्त कर रही है, लेकिन आज पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसी के बिछाए जाल में फंसा दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल का जिक्र करते हुए जोरदार हमला बोला। कांग्रेस को लताड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके नई चालाकी की। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया, रातों रात सभी मुसलमानों को एक फतवा निकालकर ओबीसी बना दिया, सबको ओबीसी बना दिया, सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। बौद्ध समाज है और भी बहुत सारे समाज है, इनको जाति के आधार पर यह आरक्षण मिलता है। वैसे ही मुसलमान समाज में, मुस्लिम समाज में बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़ी जाति के हैं और उसी आधार पर बहुत सारे राज्यों में उनको आरक्षण मिलता है। हम आपको दिखा रहे हैं खबर एक मिनट में। दिल्ली पुलिस की बात करें, उसके नोटिस पर रेवंत रेड्डी की तरफ से बयान भी सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अमित शाह का फेक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला। मोदी जी, आज तक अमित शाह जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। उधर इस वीडियो को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। बीजेपी ने फेक वीडियो मामले में शिकायत दर्ज करवाई और कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अमेठी की सीट की बात करें, इस सीट पर कांग्रेस की उलझन अभी दूर नहीं हो पा रही है और इस बीच स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को हराने का दावा ठोक दिया है। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर 2019 में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी इस बार भी 5 साल पुराना इतिहास दोहराने का दम भर रही हैं। मेरे लिए ये विषय नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। मेरा विषय ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अमेठी में हारना, उसके लिए सुनिश्चित हम कर चुके हैं। स्मृति ईरानी का दावा है कि चुनाव जीतने के बाद वो लगातार अमेठी की जनता के बीच रही हैं। साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव कोशिश की है। स्मृति ईरानी ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं और पीएम मोदी की गारंटी की बदौलत जनता एक बार फिर बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी। पिछले 10 दिनों में मैंने स्वयं 145 मीटिंग्स की हैं और मेरी पार्टी के 325 मीटिंग्स हुई हैं। तो 450 से ज़्यादा मीटिंग्स का होना अपने आप में इस बात का संकेत है कि हम जनता के मध्य में जाते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं। जनता भी हमें आश्वस्त करती है कि वो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार में आरक्षण का मुद्दा पूरी तरह से हावी हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरक्षण खत्म करने को लेकर साजिश रचने के आरोप लगा रहे। साथ ही साथ विपक्ष के निशाने पर बीजेपी के साथ आरएसएस भी आ चुका है। आरक्षण के मुद्दे पर जारी सियासी जंग में समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। अखिलेश ने बिना नाम लिए संघ को आरक्षण विरोधी बताया। इसके अलावा बीजेपी की सोच पर भी सवाल खड़े किए। इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी
और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा। अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाला करार दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को भी बड़ा मुद्दा बताया। ये पहली सरकार है जो लीकेज इसका रुक ही नहीं पा रहा है। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाने तेज कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने यूसीसी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। CAA और NRC के बाद टीएमसी ने यूसीसी के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को एक राजनीतिक चाल के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूसीसी से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। जब भी चुनाव होते हैं वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए किसी न किसी मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार वो यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि ये एक विशेष समुदाय के खिलाफ है, लेकिन यूसीसी राजनीतिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। इससे हिंदुओं को किसी तरह का फायदा नहीं होगा। सीएम ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में विभाजनकारी सोच को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए अलग अलग मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि पहले 2 चरण की वोटिंग ने बीजेपी का हार का रास्ता तय कर दिया है और अगले 5 चरणों में भी देश की जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कांग्रेस और लेफ्ट को बीजेपी का एजेंट बताकर निशाना साधा। तो 24 के चुनावी रण में जुबानी वार पलटवार अपने चरम पर है। अमित शाह के विपक्षी गठबंधन पर हमले का तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के इंडिया गठबंधन पर दिए बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो तानाशाही करने वाले नेता हैं, जबकि हम जनता के सेवक हैं। देश की जनता ऐसे नेताओं को हवा से धूल में गिराने का काम करेगी। सही तो कहा अमित जी ने, हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं और वो है नेतागिरी कर रहे हैं। और नेता वैसा नेता नहीं है, वो लोग तानाशाह नेता है। देश का जनता चुनाव लड़ रहा है और इनको धूल चटाएगा, हवा में उड़ने वालों को जमीन पे लाने का काम करेगा। वहीं लालटेन युग के अंत वाले गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी युग का अंत 2024 में हो गया है। उनका टंग स्लिप हो गया। 40 हारना बोल रहे थे, गलती से बोल रहे, वो जान रहे हैं और उनको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। जनता मालिक है, जनता चुनती है, ना कि प्रधानमंत्री जो आंकड़ा बोलेंगे वो। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर सियासत काफी गर्माई। इंदौर में हुए इस पूरे सियासी खेले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर भड़की हुई है। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसे लेकर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी बीजेपी पर हमलावर हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ जनता को खड़ा होना होगा। इंदौर की जनता को इसका जवाब देना होगा। सुनते थे बिहार में कि बूथ कैप्चिंग हो जाता है, पेटियां लूट ली जाती है। हम फिल्मों में देखते हैं ऐसे प्रत्याशी को लूट लिया। मतलब ये क्या मैसेज है? ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि हम लोकतंत्र को मानते ही नहीं। हाँ, जो अंदेशा है देश को कि तानाशाही की ओर देश जा रहा है, उसी के ओर पथ प्रदर्शक हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पीएम मोदी के न्यू इंडिया में प्रत्याशियों का हरण हो रहा है। पहले 10 साल में मोदी के नए भारत में देखा है, न्यू इंडिया में देखा है, अच्छे दिन में देखा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। अभी इन्होंने पूरे प्रत्याशी का हरण किया है, जैसे सीता का हरण रावण ने किया था। ये वैसी ही परिस्थिति है। दरअसल जीतू पटवारी का आरोप है कि इंदौर में बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी को डरा धमकाकर उसका नामांकन पत्र वापस करवाया गया है। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल पाए। कयास ऐसे लग रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी यहां पर मौका दे सकती है। वहीं इस बीच ब्रजभूषण का 3 महीने पुराना एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के कैसरगंज से चुनाव लड़ने को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें तेज हैं। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान खत्म होने के बाद भी अभी तक बीजेपी ने कैसरगंज से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का
एक इमोशनल गाना गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो 3 महीने पहले का बताया जा रहा है, जब मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया था। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ब्लॉक के सभागार में आयोजित नारी और शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर मौजूद महिलाओं को उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में जानकारी दी थी। अतीक अहमद और शहाबुद्दीन को आदर्श बताने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क मुश्किल में फंस गए। विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ अब मामला दर्ज हुआ है। संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ संभल थाने में केस दर्ज हुआ है। दरअसल एक चुनावी नुक्कड़ सभा में जियाउर रहमान बर्क ने शहाबुद्दीन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगे थे। शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना। वहीं जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का खौफ दिखा रहे हैं, लेकिन मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। वो डर और खौफ दिखाना चाहते थे हमारे दिलों के अंदर, लेकिन गलतफहमी के शिकार है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई जो है जारी रहने वाली, साथ ही साथ सिसोदिया की जो याचिका है इस पर फैसला भी आना है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की है। 26 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट से जवाब देने के लिए वक्त मांगा था। इस पर कोर्ट ने ईडी को 8 मई तक का वक्त दिया था और सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी थी, जबकि उससे पिछली सुनवाई के दौरान सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अदालत आज सुनाएगी। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। बता दें कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस पर सोमवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए। फिर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि इन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया था। संदेश खाली में जिस अबू तालिब के घर से हथियारों का जखीरा मिला, जी न्यूज उसके करीबी हफीजुल खान के घर तक जा पहुंचा। तालिब के साथ साथ हफीजुल भी 2 से 3 दिन से फरार चल रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस अबू तालिब शेख की तलाश में जुटी है, जो सीबीआई की रेड के बाद से गायब है। इस बीच जी न्यूज की टीम हफीजुल खान के घर पहुंची और उसकी पत्नी से बात की। हफीजुल खान की पंचायत सदस्य? हाँ, पंचायत सदस्य। अच्छा, আপনাদের সঙ্গে আবু তালেব কে হন? আবু তালেব আমার খুড়তুতো নন্দাই। আচ্ছা, তো তিনি কোথায়? আমি বলতে পারবো না। আমি দেখুন, আমি বাড়ির বউ, বাড়িতে আছি। টিএমসি পার্টি করে সবে 5-6 মাস পঞ্চায়েত হয়েছে। আচ্ছা, তো কিভাবে যোগাযোগ শেখ শাহজাহানের সঙ্গে? দেখুন, আমি এত জানি না। আমি বলছি তো, আমি বাড়ির বউ, সাধারণ মানুষ, বাড়ির বউ বাড়িতেই থাকে। আমি কিভাবে বলবো? अबू तालिब की तरह हफीजुल खान भी शुक्रवार से फरार है। हालांकि उसकी पत्नी का दावा है कि वह यहीं संदेश खाली के आसपास ही है। हफीजुल खान साइबरिया पंचायत से टीएमसी का सदस्य है, जिसका सीधा रिश्ता अबू तालिब के साथ है और वो शाहजहां शेख का करीबी भी बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी मुसीबत बनकर सामने आई है। बेमौसम हुई बर्फबारी की वजह से जो अटल टनल है उसके पास हजारों की संख्या में पर्यटक जहां तहां फंसे हैं और उनको निकालने के लिए प्रशासन को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। लगातार होती बर्फबारी के बीच गाड़ियों की लंबी कतार मनाली में पुलिस और प्रशासन के लिए मुसीबत बन गई।
बर्फबारी का दीदार करने पहुंचे पर्यटकों की गाड़ियां फंसने से आफत लगातार बढ़ती चली गई। अटल टनल के साउथ पोर्टल से धूंधी तक करीब 5 इंच तक बर्फबारी हुई। अटल टनल होकर कोकसर और सिस्सू की ओर गए पर्यटक वापस मनाली आने लगे तो बर्फ में फिसलन होने की वजह से बीच रास्ते में ही फंस गए। अटल टनल के अंदर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जानकारी मिलने के बाद मनाली पुलिस एक्टिव हुई और बर्फबारी की वजह से फंसी गाड़ियों को निकालने का सिलसिला शुरू किया गया। मौसम अचानक बिगड़ने के बाद परेशानी बढ़ती चली गई। देर रात तक लोगों को निकालने का काम जारी रहा। अप्रैल के आखिर में हुई इस बर्फबारी की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। तो मौसम का ये बदला हुआ सा मिजाज जो है वो कश्मीर घाटी को भी परेशान किए हुए, हैरान किए हुए। अप्रैल के आखिर में हो रही इस बर्फबारी से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि सैलानी इसका लुत्फ उठा रहे, लेकिन मौसम में आए इस बदलाव की बात करें तो ये लोगों को डराने वाला बदलाव भी साबित हो रहा है। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बड़ी संख्या में सैलानी इसका आनंद उठा रहे हैं। कश्मीर घाटी में कुदरत का ऐसा नजारा अमूमन दिसंबर या जनवरी में देखने को मिलता है, मगर इस बार अप्रैल के आखिर में भारी बर्फबारी हो रही है। पहले कभी नहीं हमने देखा, आज हमने भी फर्स्ट चांस देखा है कि आज के मौसम में ऐसे बर्फबारी हो रही है। पहली बार हमने देखा, हमारे सर्विस में कभी इतना बर्फ इस टाइम में नहीं गिरा। गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी के बाद यहाँ आने वाले सैलानियों की तादाद भी अचानक बढ़ी है। मौसम का ये बदला हुआ मिजाज सैलानियों को भले ही आकर्षित कर रहा हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर काफी चुनौतियाँ बढ़ी हैं। अप्रैल एंडिंग है और मई की शुरुआत है, जब कश्मीर गुलमर्ग, गुल माने फूल, इस गुलमर्ग में हर तरफ जो हरियाली होती थी, फूल खिले होते थे और आज यहाँ पर बर्फ की सफेद चादर। घाटी में इस बार सर्दियों के सीजन में बेहद कम बर्फबारी हुई, लेकिन अब सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जिससे कई सवाल भी उठने लगे हैं। आजकल जैसे फ्रीक्वेंटली मौसम चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है। तो भीषण और चिलचिलाती हुई इस गर्मी से देश के कई सारे इलाके प्रभावित हैं। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार जा पहुंचा है, जो कि अपने आप में परेशानी का सबब साबित हो रहा है। देश के ज्यादातर इलाके इन दिनों प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे हैं। कई जगहों पर तो तापमान 45 डिग्री से पार पहुंच चुका है। खासकर उत्तर भारत में इन दिनों हीट वेव चलने से लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत में 1 मई तक और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक और सिक्किम के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साउथ बंगाल यानी कि गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में यहाँ 44-45 के आसपास टेम्परेचर्स चल रहे हैं और काफ़ी दिन से चल रहा है, जिसके चलते हम लोग रेड अलर्ट जारी किए हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं तो हमारा बिहार और वेस्ट ईस्टर्न ओडिशा ये जगह में भी आपका रेड अलर्ट। जी न्यूज़।